गुजरात में चुनाव, गोधरा वाला दांव। बीस वर्ष पहले इसी गोधरा में राम भक्तों को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए अपने आप को बलिदान देना पड़ा था। दंगों की बात बीजेपी ने दिलाई याद। गोधरा कांड हुआ था, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। दंगों वाली सियासत, ओवैसी के सवाल। इतना बड़ा दंगा हुआ, जेनोसाइड हुआ, तो उनको उस पर किसी किस्म की शर्मिंदगी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त हल्ला बोल का है और रिवर फ्रंट पर एक जबरदस्त बहस आप देखेंगे। सुधांशु त्रिवेदी सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के और आलोक शर्मा राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के। लेकिन उससे पहले अमित शाह एक रोड शो कर रहे हैं। उस रोड शो की आप तस्वीरें देख रहे हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने गोधरा में 2002 का मुद्दा उठा दिया। इसी के साथ चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर राजनाथ सिंह, सबका कहना है कि जब से बीजेपी का शासन है तब से गुजरात में दंगों का अंत हो गया है। देखिए ये रिपोर्ट। ये गोधरा है, वही गोधरा जहां करीब 20 साल पहले साबरमती एक्सप्रेस में आग लगाई गई थी। उस अग्निकांड में 59 कार सेवकों की मौत हुई थी। योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार के लिए गोधरा पहुंचे तो लोगों को उस घटना की याद दिलाती। याद करिए, 20 वर्ष पहले इसी गोधरा में राम भक्तों को अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए अपने आप को बलिदान देना पड़ा था। और प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व और दृढ़ इच्छा शक्ति, जिस प्रकार का यशस्वी नेतृत्व मिल रहा है, आज इसका परिणाम है कि अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। गोधरा में योगी की मौजूदगी से राम भक्तों का हुजूम उत्साह से भर गया। भगवा रंग में रंगा गोधरा योगी की एक झलक पाने के लिए बेकरार दिखा। इसी माहौल में योगी ने गोधरा कांड की याद भी दिलाई और फिर लगे हाथ राम मंदिर की चर्चा भी कर डाली। अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर भारत की आस्था का सम्मान भी है और गोधरा के राम भक्तों के प्रति सम्मान का भाव भी है। गुजरात चुनाव में बीजेपी ने गोधरा कांड और 2002 के दंगे को मुद्दा बना दिया। सीएम योगी ने जो कहा उसे राजनाथ सिंह ने सही ठहराया। गुजरात से जुड़ा हुआ मुद्दा है, फिर उसने चर्चा कर दी। तो चर्चा किया तो कोई अपराध तो किया नहीं उन्होंने, कोई गुस्ताखी तो की नहीं। गोधरा कांड हुआ था, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, बहुत ही दुखद था। योगी से पहले अमित शाह ने भी खेड़ा से लेकर भरूच तक चुनाव प्रचार के दौरान 2002 दंगों की चर्चा की और कांग्रेस पर सवाल खड़े किए। 2002 में कांग्रेस आदत पाड़ी थी એટલે રમખાણ થયા હતા, પણ 2002 માં એવો પાઠ શીખવાડ્યો કે ખોડ ભૂલી ગયા। 2002 થી 22 સુધી નામ ના લે સાહેબ। बीजेपी ने दंगों को सियासी हथियार बनाकर कांग्रेस पर वार किया तो अब की बार गुजरात में भी किस्मत आजमा रहे ओवैसी ढाल लेकर खड़े हो गए और बीजेपी पर माहौल को जहरीला करने का आरोप लगाया। बीजेपी ने जवाब दिया, जिसकी जैसी सोच। जिनके सरकार थी उनके दौर में इतना बड़ा दंगा हुआ, जेनोसाइड हुआ, तो उनको उस पर किसी किस्म की शर्मिंदगी नहीं है कि हम सरकार में थे, हम मुख्यमंत्री थे, वहां से प्रधानमंत्री बने। अपनी गलती को नहीं मान रहे, बल्कि इस तरह का बयान देकर वो कह रहे हैं कि उस वक्त की सरकार और स्टेट कॉम्प्लिसिट थी उस वायलेंस में। देखिए, जिसकी आप देख रहे हैं आज तक और ये अमित शाह की रैली है अहमदाबाद में, वो रोड शो से कहिए, जिसमें जन सैलाब आप देख रहे हैं। आगे यहाँ पर लोग उमड़े हुए हैं अहमदाबाद की गलियों में। अमित शाह देश के गृह मंत्री रोड शो कर रहे हैं और लोगों से वो संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। अमित शाह जी, 27 साल बाद भी गुजरात की जनता आपको चुने, क्या वजह बताएंगे? देखिए, ढेर सारी वजह है। सबसे पहले तो हमने यहाँ के कानून और व्यवस्था को चुस्त रखा है। यहाँ से दंगे, फसाद, टेररिज्म
बिल्कुल समाप्त कर एक अच्छा शासन देने का प्रयास किया है, जिसमें हम सफल रहे। और विकास के मोर्चे पर भी गुजरात के हर गांव को हमने रोड से जोड़ा है। गुजरात के हर गांव में 24 घंटा बिजली पहुंची है। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट गुजरात से आता है। देश में सबसे ज्यादा इस सारी चीजों का कुल मिलाकर नतीजा है कि जनता हमें बार बार रिपीट कर रही है। आप लगातार कह रहे हैं कि जब सुनिश्चित किया है दंगे ना हो। गोधरा में योगी जी भी यही कह रहे हैं, इसका मकसद क्या है? मकसद क्या है? हमारा अचीवमेंट है। सब लोग बता रहे हैं, सारे नेता बता रहे हैं। ध्रुवीकरण के लिए आप लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं। 2002 में जो हुआ उसको उठाने की क्या जरूरत है? राम भक्तों को मारा गया ये बताने की आज जरूरत क्यों है? देखिए, दंगे न होना ये सबके लिए अच्छा होता है। इसमें ध्रुवीकरण कहाँ आता है? तो विपक्ष दंगे हो वो उन्होंने स्पष्टता करनी चाहिए। दंगे हमने बंद करे, इसमें ध्रुवीकरण क्या है? आपने अपने मैनिफेस्टो में सर यूनिफॉर्म सिविल कोड, एंटी रेडिकल सेल पर चर्चा की है। मैं पहले एंटी रेडिकल सेल पर आपसे प्रश्न करना चाहती हूँ, इसका मकसद क्या होगा और रेडिकल का डेफिनेशन क्या होगा सर? कि ये कट्टर है क्योंकि आतंकवाद तो है ही। एंटी रेडिकल सेल क्या करेगा? देखिए, एंटी रेडिकल सेल, रेडिकलाइजेशन सेल दंगों को रोकने का हमें जो सफलता मिली है उसमें सातत्य बनाने के लिए है, उसको आगे तक कंटिन्यू करना। और रेडिकल की व्याख्या मैं नहीं एजेंसीज को काम दिया है और वो इस पर शुरू कर रहे हैं। इस पर काम कैसे आगे बढ़ रहा है? इलीगल जो अवैध घुसपैठी है उनको हटाने का आपने आदेश दिया है। आदेश दिया है। हमारे कंसंट्रेशन बहुत अच्छे तरीके से पुलिस इसके लिए प्रयास कर रही है। इसकी जरूरत है क्या? देखिए, कोई भी कानून की जरूरत अच्छी क्या हो सकता है? एक देश पर कानून अगर पोजीशन अच्छी है दंगा होगा ही नहीं। अहमदाबाद की गलियों में यहाँ पहुँचते हैं, प्रचार करते हैं। अहमदाबाद पहुँचना और यहाँ पर लोगों से संपर्क करना आपके लिए कैसे अलग है? क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ने के लिए आप कहते हैं इस बार अहमदाबाद की सड़कों पर क्या रहता है आपके लिए? आम आदमी पार्टी फैक्टर है तो कांग्रेस को कहाँ पर देख रहे हैं? दोनों तरफ से आखिरी सवाल कितनी सीटें आपको लग रहा है इस बार आपको ये जनता जो यहाँ पर पहुंची है कितनी सीटें देगी? ज्यादा इलेक्ट्रल हमारे साथ आज तक पर बातचीत करने के लिए ये थे देश के गृह मंत्री अमित शाह, जिन्होंने ये बातचीत की और जिनका ये कहना है कि रिकॉर्ड जीत होगी। तमाम मुद्दों पर उन्होंने कहा कि विपक्ष क्या दंगों के खिलाफ दंगों के खिलाफ अगर हम कार्रवाई करते हैं तो उस पर प्रश्न क्यों करता है? ऑडियो दिखाई आपको? खींचा भी, मेरा हेडफोन निकला है। वो कह रहे हैं हेडफोन निकला हुआ है।
नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। लगभग 3 अलग अलग जगहों पर चुनाव प्रचार करने के बाद हमारे साथ बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा जी इस वक्त जुड़ रहे हैं। आज तक पर 89 सीटों पर 1 दिसंबर को वोटिंग होनी है। सौराष्ट्र, दक्षिण गुजरात का पूरा इलाका जहां पर वोटिंग होगी। कितनी सीटों पर आश्वस्त हैं? क्योंकि 182 में से 89 कर ले तो लगभग आधी सीटों पर अब 1 दिसंबर को वोटिंग होनी है। आप कई जगहों पर गए, क्या लग रहा है? देखिए, मुझे तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तरफा फैसला गुजरात की जनता ने मन बना लिया है, ऐसा मुझे दिख रहा है। अभी आपने सौराष्ट्र की बात की, साउथ गुजरात की बात की। वहाँ मैं लगभग सभी प्रमुख स्थानों पर होकर के आया हूँ। जनसभाएं भी हुई हैं, रोड शो भी हुआ है, और आज भी मैं दाहोद में गया था, फिर भावनगर गया था। भावनगर में आज प्रचार रुक गया है। जो मुझे दिखता है वो ये दिखता है कि लोगों ने मन बना लिया है। सबसे पहली बात अंजना जी ये है कि यहाँ लोगों को अथाह प्रेम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से है, अटूट विश्वास है, और गुजरात को एक विकसित गुजरात के तरफ ले जाने में जो योगदान बतौर मुख्यमंत्री मोदी जी ने किया है और बाद में प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने जो गुजरात को आशीर्वाद दिया है, उसके प्रति लोगों का एक तरफा रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और जिस तरीके से उन्होंने एक बहुत ही विकास की एक स्ट्रॉन्ग नींव रखी है, जिस नींव पर गुजरात आगे बढ़ रहा है, उसके कारण गुजरात के लोगों ने पिछले 27 सालों में जो परिवर्तन देखा है, उसके प्रति समर्पित भाव से लोग वोट दे रहे हैं। इसलिए यह जो आधी सीटों का चुनाव हुआ है, इसमें एक तरफा फैसला हमारे पक्ष में आएगा। अध्यक्ष जी, आपने भी अपने पहले ही शुरुआती सवाल के जवाब में लगभग 3-4 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम ले लिया। मेरा सवाल आपसे ये है कि मोदी 1 to 10, सर राज्य को तो मुख्यमंत्री चलाएंगे। अब देखिए, आप मल्लिकार्जुन खड़गे जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, वो कहते हैं कि म्यूनिसिपल चुनाव हो तो, राज्य के चुनाव हो तो प्रधानमंत्री मोदी हर जगह पहुंच जाते हैं। पीएम मोदी पर भारतीय जनता पार्टी की डिपेंडेंसी, पूरी तरह से निर्भरता, क्या ये सही है चुनाव में? यहाँ पर तो मुख्यमंत्री चलाएंगे। देखिए, 2-3 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं रहे। प्रधानमंत्री मोदी जी एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने राजनीति की संस्कृति बदली है। इसलिए उनका नीचे तक जो प्रभाव है, वह प्रभाव हम सबको राजनीति में देखने को मिलता है। और प्रधानमंत्री मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति में यह भी बात हमने सीखी है, और उनसे ही सीखी है, कि चुनाव चुनाव की तरह लड़ा जाता है। और हमारे प्रधानमंत्री जी सबसे विश्वसनीय नेता हैं। अथाह प्रेम, मैंने कहा, अटूट विश्वास है, तो उनका सदुपयोग हो। और गुजरात की जनता उनको सुनना भी चाहती है, उनके साथ प्यार करती है, तो चुनाव में आना ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जहां तक आपने डिपेंडेंसी का सवाल कहा, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है, जिसमें सिस्टम्स वर्क करते हैं। प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है, वह नेतृत्व हर जगह हम उनका सदुपयोग करते हैं, लेकिन वोट में ट्रांसफर करने में पार्टी के काडर भी लगता है, हमारे नेता भी लगते हैं, हमारे एमएलएस भी लगते हैं, हमारे मुख्यमंत्री भी लगते हैं। लेकिन यह तो कोई, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि यदि वो हमारे सबसे महत्वपूर्ण शख्सियत हैं और दुनिया मानती है, तो उनका सदुपयोग हो गुजरात के चुनाव में, ये तो हम करते ही। भूपेंद्र पटेल जी दिख रहे हैं क्या चुनाव? हाँ, बिल्कुल दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। बहुत बिल्कुल आप सारे है ना, आप लोग स्टार सारे आ गए हैं। नहीं, प्रधानमंत्री हमारे जेपी नड्डा जी, गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर कैंप कर रहे हैं। हमारे लड़ने का तरीका ही ऐसा है। अंजना जी, आपने मुझे हिमाचल प्रदेश में भी देखा, तो हिमाचल प्रदेश में भी जयराम थे, सब लोग थे, लेकिन हम भी थे, अमित शाह जी भी थे, प्रधानमंत्री जी ने वहां रैलियां की। हम इसी तरीके से चुनाव लड़ते हैं। अभी दिल्ली का चुनाव हो रहा है, तो मैं वहां हूं कि नहीं हूं? अब बहुत से लोग बोलते हैं कि एमसीडी के चुनाव में नहीं जाना चाहिए, कह रहे हैं। मैंने देखिए सर, खड़गे साहब रोज यही कह रहे हैं कि एमसीडी के चुनाव में बीजेपी अध्यक्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा लग गया है। ऐसा है, जो सिपाही होता है वह हर एक जगह उसी तरीके से पार्टी के फौज की तरह लड़ता है, जिस तरीके से उसकी जिम्मेवारी तय होती है। अब गुजरात का ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव हुआ, आप लोगों ने कहा, तो उसमें अमित शाह नहीं गए थे क्या? मैं नहीं गया था क्या? और हमने चुनाव जीत हासिल नहीं की क्या?
तो हम करते हैं, इस तरीके से हम लड़ते हैं। जब लड़ना है तो फिर ये इसमें स्टेटस सिंबल क्या होता है, ये हम स्टेटस बना करके नहीं लड़ते। जनता को हमने अपनी बात समझानी है, उसको समझाने में हमारे पास सक्षम नेतृत्व है, वो हम सदुपयोग भी होता है और हम इसी तरीके से जो भी चुनाव में फिसलने नहीं देना है किसी भी। हम बिल्कुल लड़ना ही इसी। लेकिन मोदी जी का नाम जब आप आगे करते हैं तो फिर उसका एक दूसरा असर ये भी होता है सर कि चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हों, चाहे वो मधुसूदन मिस्त्री हों, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, अब अटैक सीधा पीएम पर होता है स्टेट के भी इलेक्शंस में। आपने देखा है कि प्रधानमंत्री के औकात शब्द पर, जिस पर प्रधानमंत्री ने जवाब भी दिया, दूसरी तरफ अब रावण से तुलना कर दी है कि रावण की तरह आपके 100 मुख हैं क्या, आप सिर्फ अपने ऊपर ही बातचीत करते हैं। और दलित वाला मुद्दा भी उठाया कि आपके हाथ की तो चाय भी पीते हैं, मेरे हाथ की तो चाय भी नहीं पीते। अब अटैक सीधा पीएम पर हो रहा है। देखिए, मैं फिर कहता हूं कि जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, यह एक तरीके से अंजना जी दिशा भ्रमित हो चुकी है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि चुनाव को किस तरीके से लड़ना है, एक बात। दूसरी बात फ्रस्ट्रेशन है। यह फ्रस्ट्रेशन इनका इस तरीके से इंगित होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वह राजनीतिक दृष्टि से चीज़ों को राजनीतिक दृष्टि से एक राजनीतिक पार्टी के सदस्य होने के नाते वो चुनाव में उतरते हैं, लेकिन उनकी शख्सियत से इतने घबरा करके कि यह भी नहीं ध्यान में रखते कि किन शब्दों का प्रयोग करना है, किन वाक्यों का प्रयोग करना है। ये तो अपना फ्रस्ट्रेशन आप दिखाते हो और यह एक तरीके से आपकी सोच के बारे में प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता है कि किस तरीके की मानसिकता से आप अपने विरोधियों को देख रहे हो। चलिए, मैं वापस इस पर आऊंगी, लेकिन अब सौराष्ट्र की जरा बात करते हैं सर, क्योंकि सौराष्ट्र को लेकर आम आदमी पार्टी बहुत उत्साह में है। जब उन्होंने अल्पेश कठीरिया, जो कि पाटीदार आंदोलन से जुड़े हुए थे, गोपाल इटालिया उनके पाटीदार नेता हैं, उन्हें उम्मीद है कि सूरत में जो पिछली बार आप लोगों ने जीएसटी लागू करने के बावजूद, क्योंकि वहां के व्यापारियों को कोई विकल्प नहीं था, वो विकल्प वो इस बार उनके लिए बन रहे हैं और पाटीदार जो हैं वो भी उनकी तरफ है। क्या आम आदमी पार्टी इस फर्स्ट फेज के चुनाव में सूरत जैसी जगहों पर आपको सौराष्ट्र के कुछ इलाकों में परेशान करेगी? लिख के दे रहे हैं सर अरविंद केजरीवाल, वो कह रहे हैं खंबालिया से जीतेंगे, सुदान गढ़वी, अपने तमाम उम्मीदवारों के बारे में वो लिख रहे हैं। क्या आप फैक्टर इस बार परेशान करेगा? देखिए, हर आदमी का किरदार उसके बैकग्राउंड और उसके पास्ट हिस्ट्री से जुड़ता है। वो बनारस गए थे, पिट के आए, अंजना जी माफी मांगी। वो उत्तर प्रदेश गए, 350 सीटें लड़ी, 349 में जमानत जब्त हो गई। वो उत्तराखंड चुनाव लड़ने गए, उत्तराखंड में अंजना जी 70 में से 69 सीट्स उन्होंने लड़ी, 65 में जमानत जब्त हो गई। उनका चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट हमारा प्रचार में आ गए और हमारे साथ चल रहे हैं। गोवा में वो लड़ने गए, 40 में से 35 सीट्स में उनकी जमानत जब्त हो गई। हिमाचल में 67 की 67 सीट्स में जमानत जब्त होगी। और यहाँ भी ये आप देखें ना, उन्होंने तो कहा था कि आप में हम सरकार बना रहे हैं उत्तराखंड में। क्या हुआ? उन्होंने कहा हम सरकार बना रहे हैं गोवा में। क्या हुआ? दे विल प्रूव टू बी नॉन स्टार्टर इन गुजरात। और ये जो कागजों पे लिख के देते हैं ना, ये वो देते हैं जिनको अपने ऊपर भी विश्वास नहीं होता। ये सिर्फ धोखा देने के लिए, जनता को बरगलाने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए। और क्रेडिबिलिटी कितनी रही है उनकी? दिल्ली और पंजाब में तो हुआ ना सर। दिल्ली और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के साथ मुलाकात नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से उनका साथ दिया वो आपके सामने है। और अगला चुनाव आप पंजाब में लड़ करके देखिएगा, मैं आपको बताता हूँ, भारतीय जनता पार्टी हैंड्स डाउन जीत करके आएगी। अगला चुनाव भी आप कह रहे हैं बीजेपी? जी बिल्कुल। हम देखिए, हम लोगों ने वहां पर हम 23 सीटों पर लड़ते थे। 114 या 114 सीटें हैं शायद, 114 सीट्स हैं, उसमें से हम 23 सीटें लड़ते थे, शहर में लड़ते थे। अकाली दल के साथ हमारा समझौता था, अकाली दल के साथ अकाली दल हमको छोड़ करके चले गए। पहली बार तो हमें 71 सीट्स में पंजाब में जाने का मौका मिला। और आप देख रहे हैं किस तरीके से लोग, अकाली दल और कांग्रेस के लोग भारतीय जनता पार्टी में वहां आए हैं, बड़ी संख्या में आए हैं, इसलिए कि उनको ये विश्वास है कि जिन बातों की लड़ाई पंजाब में वो लड़ना चाहते थे, वो लड़ने का माध्यम भारतीय जनता पार्टी बने। आप फैक्टर पर एक और सवाल है सर मेरा आपसे। देखिए, इस बार पहली बार वो सभी 182 एक सीट, क्योंकि वो उनके जो उम्मीदवार थे वो बैकआउट कर गए, उस पर भी आरोप यही है कि बीजेपी वालों ने ये कर दिया। खैर, कंचन जरी वाला 181 सीटों पर वो लड़ रहे हैं, 181।
उनका ये दावा है कि वो न सिर्फ कांग्रेस को बल्कि बीजेपी को इस बार नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैं देखिए अंजना जी, मैं उनका मोडस ऑपरेंडी बताता हूं। वो इस तरीके का बताने की कोशिश करते हैं कि आ गए। उत्तर प्रदेश में 350 सीट्स पर लड़े ना, उत्तराखंड में 69 सीट्स पर लड़े ना, 70 सीटें हैं, एक भी सीट हासिल नहीं हुई। झाड़ू कोई फैक्टर नहीं है, जरूरत ही नहीं है। यहां बिल्कुल साफ है वातावरण, झाड़ू की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। यहां विकास हम लोगों ने किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी के ने नींव रखी है विकास की, भूपेंद्र पटेल ने उसको आगे बढ़ाया है, एक से एक प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। गुजरात इज नंबर 1 इन मेनी एस्पेक्ट्स। एफडीआई 37% ऑफ एफडीआई का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हो रहा है। एग्रीकल्चर की दृष्टि से हम आगे बढ़े हैं, इरिगेशन में हम आगे बढ़े हैं, इलेक्ट्रिसिटी में पावर सरप्लस स्टेट हो गया है, हर एक दृष्टि से विकास हो रहा है। लेकिन एजेंसियों का इस्तेमाल, आरोप तो ये लगता है ना सर, एजेंसियों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमसे इतना डर गए हैं कि सारी एजेंसीज हमारे पीछे लगा दी है, हमें कहा कि अगर गुजरात से चुनाव नहीं लड़ोगे तो हम सारे केस वापस ले लेंगे। ऐसा ये देखिए, कोई उन पर ना विश्वास करता है अंजना जी। ये लड़ने का तरीका ही नहीं है। लड़ने का तरीका ये होता है कम वॉट में। हमने आपसे पहले भी चर्चा की कि हम दूसरों के कमजोरियों पर चुनाव नहीं लड़ते हैं, हम अपनी मजबूतियों पर चुनाव लड़ते हैं। वो कमजोर है इसलिए हमको वोट दो, ना 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 ना। हम अच्छे हैं, हम अच्छा काम करते हैं, हम अच्छा काम करेंगे, हम सबका साथ लेंगे, हम सबका विकास करेंगे, सबका विश्वास लेंगे। ये स्लो लेकर के हम काम में जुटते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कांग्रेस पार्टी पर। मल्लिकार्जुन खड़गे प्रचार कर रहे हैं, वो कितना कनेक्ट कर पाएंगे गुजरात में लोगों को नहीं, लेकिन जो कैंडिडेट्स हैं और जो ग्रामीण इलाके हैं, जो उनका कहना है कि आदिवासी आपसे नाराज हैं, वो सब वोट उनका वो मानते हैं कि हमारा कंसोलिडेटेड है, वो हमारा ही रहेगा। हम इस बार, पिछली बार हमने इनको 99 पर रोका था, इस बार हम और फिसलाएंगे क्योंकि 27 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। और राहुल गांधी एक ही रैली के लिए यहाँ पर आए हैं, इतने आश्वस्त है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, सबसे पहली बात जो आपने की एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी है। बच्चा बोल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को वोट देना है, एक माहौल बना हुआ है। प्रो इनकम्बेंसी की दृष्टि से हम काम कर रहे हैं। दूसरी बात, ये लोग सो के जागते हैं। मंजना जी, मैंने पहली बार कहा कि जिस दिन कोड ऑफ कंडक्ट लगता है उस दिन ये चुनाव लड़ने आते हैं। आपने कुछ कहा फसली बटेरे। मैंने कहा ये फसली बटेर हैं। जो फसली बटेर ये होता है, यानी जब फसल लग गई, जब उग गई, तो उस फसल को में चरने के लिए आ जाते हैं। इनको पता ही नहीं चलता है कि कौन सी नस्ल की फसल लगी है, कौन से बीज लगे हैं, कैसे फसल उगाई गई है, कैसे किसान ने मेहनत की है, और ये सोचते हैं कि ये उसके मालिक बन बैठेंगे। ऐसा होता नहीं है। ऐसा नहीं होता है सर। सद्दाम हुसैन को लाने की जरूरत क्यों पड़ गई? ऐसा है, मैं फिर आपसे हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने राहुल गांधी के नए लुक की तुलना क्यों की सद्दाम हुसैन? ऐसा नहीं है, वो हर एक का अपना अपना विचार होता है। अब वो उनका कोई नया टाइप का लुक बना तो उस नए टाइप पर लुक पर देखने वाले ने जिस तरीके से देखा वो कमेंट किया। या फिर ये पोलराइजेशन के लिए किया? नहीं, पोलराइजेशन का सवाल नहीं है। पोलराइजेशन के सवाल के दृष्टि से मैं पोलराइजेशन नहीं कहता हूं, लेकिन हाँ, जनता को जागरूक रखना, उनको स्पष्ट रूप में बार बार बताना, ये हमारी जिम्मेवारी बनती है। अगर राहुल गांधी अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, ऐसे लोगों के साथ अगर जेएनयू में खड़े होते हैं और देश से नहीं माफी मांगते हैं, तो मैं प्रश्न तो खड़ा करूंगा ही। अगर भारत होंगे तेरे टुकड़े टुकड़े, इंशाअल्लाह ऐसे लोगों के साथ आप जेएनयू में खड़े होते हैं और आप ये सोचें कि मैं प्रश्न न करूंगा, ये तो होगा नहीं। देखिए, लीडर की स्टेटमेंट्स और लीडर के एक्शन से वो उसके बारे में डिटरमिन होता है। आप भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हो, मैं कहता हूं जो भारत तोड़ने लगे हुए हैं उनके साथ तो तुम दिखते हो, उनको साथ लेकर के चलते हो, तो आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है? और मैं ये प्रश्न न करूं, और मैं प्रश्न करूं तो मैं पोलराइज कर रहा हूं, ये कैसे होगा? तो सद्दाम हुसैन का क्या लेना देना सर इस चुनाव में? क्या आप इत्तेफाक रखते हैं इस बयान से? एक व्यक्तिगत रूप में उनका बयान आया, उनको लगा, लेकिन ये कोई पोलराइजेशन करने का उद्देश्य नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, दंगाइयों की प्रॉपर्टी, हम जो आप लोगों ने मैनिफेस्टो में अपना डाला, ये सब चुनाव के टाइम क्यों सर? नहीं, चुनाव के टाइम नहीं। कितने राज्यों में बतौर बीजेपी अध्यक्ष आपको लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आप लोग लाएंगे? जहां जहां हम आएंगे, जहां जहां हम चुनाव लड़ेंगे, जहां जहां हम जीतेंगे, हम वहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ अग्रसर होंगे।
उसका बेसिक कारण आपको बताता हूं। वी हैव टू सी टू इट दैट वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सिटीजन एंड दैट शुड बी शोल्डर्ड टुगेदर। इसमें दिक्कत की बात क्या है? पर उत्तराखंड में सरकार आ गई, अभी तक तो करें ना, कमेटी बनी है, वो करेगी और अच्छे ढंग से करेगी। यहाँ भी कमेटी बनी है, जो रिकमेंडेशन आएगा अक्षरशः हम इंप्लीमेंट करेंगे। और यूपी लेकिन इसको पोलराइजेशन मत कहिए, ये स्टेट नेशनल इंटरेस्ट में है। अब एंटी रेडिकल सेल है, हम पोलराइज कर रहे हैं नहीं, लेकिन समाज में शांति रहे, ये स्लीपर सेल्स एक्टिवेट ना हो। मैं तो हेल्थ मिनिस्टर रहा हूं, हमारे बॉडी में आपको मालूम है कैंसर्स के सेल भी होते हैं, हमारे बॉडी में ट्यूबरकुलोसिस के सेल्स भी होते हैं, लेकिन जो गुड सेल्स होते हैं वो उसको दबा के रखते हैं। तो एंटी रेडिकल सेल जो देश को कमजोर करने की साजिशें रचता है, उसके लिए एक हमको अलर्ट सिस्टम चाहिए कि नहीं चाहिए? वो अलर्ट सिस्टम हम रखेंगे। अब गुजरात की कहानी 27 साल पहले की कहानी और आज की कहानी में जमीन आसमान का अंतर है। व्हाई इट हैज हैपेंड? दीज पोर्ट्स वेर यूज्ड फॉर ड्रग स्मगलिंग, these ports were used for arms smuggling, these ports are now being used for boosting the economy। लेकिन ड्रग्स की भी तो बड़ी बड़ी खेप पकड़ी जा रही है। हाँ, तो इसलिए क्योंकि सेल्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, इसलिए हम लोग रोक पा रहे हैं। हमें मालूम है कि इस तरीके की एक्टिविटी करने वाले लोग हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देना ये एक सजग प्रोएक्टिव गवर्नमेंट का काम है। एक और हिट फिट फॉर्मूला आप लोगों को उत्तर प्रदेश से मिल गया है सर, ये बुलडोजर वाला, कि जो दंगाई हैं उनके हम अब प्रॉपर्टी सीज करेंगे। इसको ऑफिशियली आप कह रहे हैं? देखिए मैं फिर कहूंगा कि जो लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेगा, एक लंबे समय तक यह सब कुछ रहा चलता है, आज ये चलता नहीं है। उसके लिए कहीं कानून का इस्तेमाल करना है, कानून को मजबूत बनाना है, कानून को ताकतवर बनाना है, सरकार को रिस्पॉन्सिव बनाना है, सरकार को रिस्पॉन्सिबल बनाना है, ये हमारी जिम्मेवारी है। इसमें कोई उसका एक रूप बुलडोजर में देखता है, कोई उसका रूप पुलिस एक्शन में देखता है, लेकिन हाँ, लॉ अबाइडिंग सिटीजन सबको रहना चाहिए, और जो लॉ अबाइडिंग सिटीजन नहीं है, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। गुजरात का एक एडवर्टाइजमेंट है, कुछ दिन तो गुजारो गुजरात में। अध्यक्ष जी, आपने कितने दिन गुजार दिए गुजरात में? मैं चुनाव में तो काफी रहा हूं, लेकिन वो एडवर्टाइजमेंट तो टूरिज्म की दृष्टि से है। मैं यहाँ पर चुनाव की दृष्टि से लोगों के बीच में काफी आया हूं, और काफी रोड शोज भी किए हैं और काफी जनसभाएं भी की हैं। तो ये स्टार कैंपेनर्स जो बीजेपी की पूरी फोर्स आप लोग अनलीश करते हैं, कार्पेट बॉम्बिंग करते हैं, उसमें आप लोग कुछ हैं जो संतुलित बोलेंगे। एक हेमंत बिस्वा शर्मा, योगी जी को लाएंगे जो धीरे धीरे बीजेपी की स्ट्रैटेजी के तहत वोट्स के ध्रुवीकरण को टारगेट करेंगे, यही पॉलिसी है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात तो यह कि हम लोग स्टार कैंपेनर नहीं है, हम पार्टी के वर्कर हैं। पार्टी के अध्यक्ष के रूप में मेरी जिम्मेदारी है कि मैं पार्टी को आगे बढ़ाऊं और सबको साथ लेकर के चलूं। जहां तक आपने कहा, हर एक का अपना अपना वक्तव्य देने का तरीका होता है, तो वो एक पार्टी में बड़े तरीके के, वी हैव बैटरी ऑफ लीडर्स, हर एक लीडर का एक अपना टेम्परामेंट भी होता है, उस टेम्परामेंट के दृष्टि से काम करता है, लेकिन फ्रेमवर्क के अंदर हम काम करते हैं, और फ्रेमवर्क के अंदर हम सबको संभाल के चलते हैं, और हमारी कोशिश रहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस अल्टीमेट गोल को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम साकार करें, और वह पार्लियामेंट से लेकर ग्राम स्तर तक सबको साथ लेकर के चल के विकास के कार्य को आगे बढ़ाएं। आखिरी सवाल, कलम भी है आपके पास, अगर आप लिख कर देना चाहें कि कितनी सीटें आपकी आ रही हैं। बीजेपी बार बार कह रही है हम ऐतिहासिक जीत इस बार हासिल कर रहे हैं, सीटें कितनी आ रही हैं? मैं अभी आपसे इसलिए कहूंगा क्योंकि 1 तारीख को वोटिंग होनी बाकी है। वोटिंग में परसेंटेज तय होती है, परसेंटेज से सीट्स तय होती हैं, लेकिन हाँ, हम एक बात जरूर कह रहे हैं कि ऑल टाइम रिकॉर्ड ब्रेक होगा, ये जरूर मुझे दिख रहा है। जेपी नड्डा जी, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए, जीत का दावा आप कर रहे हैं, लेकिन सीटों पर अभी टिप्पणी नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन इसी के साथ एक तरफा इस चुनाव को बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज तक पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 2022 के गुजरात चुनाव न सिर्फ ये तय करेंगे कि देश में पार्टी नंबर 1 कौन है, बल्कि 2024 के पहले देश का नेता नंबर 1 कौन है, ये भी काफी हद तक गुजरात के चुनाव तय करेंगे। बात करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी हमारे साथ आज तक पर हैं। राजनाथ जी, पहला सवाल आपसे यही, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा कि 2 तिहाई बहुमत से हम जीत रहे हैं,
2/3 से अधिक बहुमत से अधिक, मतलब 120 से ज्यादा सीट आप दे रहे हैं। कैसे इतने आश्वस्त हैं? आपने भी अलग अलग जगहों पर आप गए हैं, आपने डोर टू डोर कैंपेन भी किया है, कैसे आश्वस्त है? क्योंकि इस बार के चुनाव अलग है। एक कंचन जरीवाला को आप लोगों ने जो आरोप आम आदमी पार्टी लगाती है उनको हटा दिया। 181 सीटों पर आम आदमी पार्टी भी चुनाव लड़ रही है, वो जीत का दम भर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी तो अपनी सीटों पर लड़ ही रही है। कैसे आश्वस्त हैं? जैसा मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा था कि आम आदमी पार्टी का जहां तक सवाल है, आम आदमी पार्टी ने केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए चुनाव लड़ रही है, और कांग्रेस पार्टी का जहां तक प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी तो अपने अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ रही है। और कांग्रेस की हालत गुजरात में ही नहीं, सारे देश में जिस तरीके से पतली होती जा रही है उसे सारा देश वाकिफ है। लेकिन फिर पीएम को क्यों झोंकना पड़ता है? पीएम ही चेहरा, पीएम ही मोहरा, सब कुछ बीजेपी के लिए। पीएम के नाम पर झोंकना नहीं पड़ता है। राज्य का चुनाव क्यों? क्या हमारे प्रधानमंत्री जनता से संवाद करना बंद कर दें? उनके स्वभाव में है कि जनता से संवाद करते रहना, जनता की अपेक्षाओं को समझना और उसके अनुरूप काम करना। तो चुनाव का भी एक ऐसा अवसर होता है जिसका लाभ उठाकर वह जनता से संवाद करने के लिए उनके बीच जाते हैं। और आपने देखा होगा कि चुनाव ही नहीं, चुनाव के अतिरिक्त भी एक एक दिन में 3, 4, 5 कार्यक्रम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं। लेकिन जब आप पीएम का चेहरा आगे करते हैं तो फिर आक्रमण भी उन पर होता है। फिर आप कहते हैं मोदी जी पर हल्ला कर रहे हैं। सर देखिए, राहुल गांधी को हेमंत बिस्वा शर्मा ने कह दिया सद्दाम हुसैन से चेहरा उनका न्यू लुक मिल रहा है। अब खड़गे साहब आए, वो सीधे रावण को ले आए, और 100 मुखी रावण है क्या मोदी जी वो कर रहे हैं। तो जब आप पीएम का चेहरा आगे करते हैं तो फिर आक्रमण भी वही होगा। नहीं, तो पीएम का चेहरा आगे करते हैं तो यह नहीं भूलना चाहिए लोगों को कि प्रधानमंत्री यह केवल व्यक्ति नहीं होता है, प्रधानमंत्री यह संस्था होता है। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में संस्था की प्रतिष्ठा को बनाए रखना यह केवल सत्ताधारी दल की जिम्मेदारी नहीं बनती है, बल्कि आम जन की यह जिम्मेदारी बनती है। आलोचना करने के और भी तरीके होते हैं। आप आलोचना करना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री की नीतियों की आलोचना कीजिए, उनके कार्यक्रमों की आलोचना कीजिए। कि आप किसी के लिए रावण, नीच, इन सब शब्दों का प्रयोग करेंगे? दुनिया का कोई देश इसे बर्दाश्त कर ले, लेकिन भारत के लोग इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने उसको एक आगे कदम पर ले गए। आपने कहा है कि ये सिर्फ खड़गे जी का बयान नहीं है, हम इसे कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और जमात की सोच समझते हैं। किसकी तरफ इशारा है आपका? नहीं, किसी की तरफ इशारा क्या, मैं कांग्रेस नेतृत्व की ही बात मैं कर रहा हूँ। राहुल गांधी पर हमला? नहीं, मैं किसी की क्या बात करते हैं, वो कहाँ चुनाव में है। आप देख नहीं रही हालत। वो भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं और उनकी कांग्रेस पार्टी दिनों दिन टूटती जा रही है, बिखरती जा रही है। मैं पूरे कांग्रेस नेतृत्व की बात कर रहा हूँ। पूरे कांग्रेस नेतृत्व? बिल्कुल। सोनिया गांधी पर कह रहे हैं? नहीं, कोई भी, मैं व्यक्ति का नाम क्यों लूं, मैं सबकी मैं बात कर रहा हूँ जो भी नेतृत्व करता है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि आप लोग डर गए हैं भारत जोड़ो यात्रा से। कितने डरे हैं हम लोग, ये तो चुनाव परिणाम ही बतला देंगे। अन्य विषयों पर गुजरात के मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले चूंकि आप देश के रक्षा मंत्री हैं, आजकल आप जहां भी चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं वहां पर पीओके बोला जा रहा है। सर नहीं, कहा कि पीओके को वापस लाना मकसद है। देखिए, ये तो हमारी संसद का संकल्प है ना, तो संसद के संकल्प की एक बार याद दिलाई थी मैंने। तो देशवासियों को जो कुछ भी हमारी संसद का संकल्प है उसको याद दिलाना यह कोई अपराध तो नहीं है। अगस्त 5 का हमारा मिशन हम पूरा करेंगे, जो आपने कहा है अनुच्छेद 370 के हटने के बाद का, क्या है उस पर स्थिति, क्या है अभी आपकी बतौर रक्षा मंत्री, क्या सोच है? किस पर? इसी पर, पीओके को वापस लाने को लेकर जो आपने भाई हमारी संसद का है यह प्रस्ताव, सर्वसम्मत प्रस्ताव है और उस पर काम कर रहे हैं। ये विभाजित प्रस्ताव नहीं है, सर्वसम्मत प्रस्ताव है। नॉर्दर्न आर्मी कमांडर ने एक बयान दिया उस पर कि हम तैयार हैं, अगर हमें आदेश मिलता है तो हम पीओके वापस वैसे आपने देखा होगा कि भारत चाइना के बीच भी जब स्टैंड ऑफ हुआ था तो उस समय भी हमारी सेना ने अपने शौर्य और पराक्रम का जो परिचय दिया है, जिनको भी इस बात की जानकारी है स्वाभाविक रूप से उनका सीना चौड़ा हो जाएगा। नॉर्दर्न आर्मी कमांडर ने सर एक बयान दिया कि हम पीओके, अगर आदेश मिले सरकार की तरफ से, हम पीओके वापस लाने को तैयार हैं। नहीं, जहां तक हमारी सेना का प्रश्न है, हमारे सेना के शौर्य और पराक्रम पर कोई भी सवाल या निशान नहीं लगाया जा सकता। जहां जब जरूरत पड़ेगी वो हमारी सेना करने में वो सक्षम है। तो कब तक इस तरह का आदेश होगा? नहीं, आदेश स्वदेश की कोई बात नहीं है। मैंने केवल इतना याद दिलाया था, उनको स्मरण कराया था। मतलब आप वही कह रहे हैं संयम रखो। आपने पिछली बार कहा था ये सवाल पूछने पर। मुझे तो लगता है कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में अपने आप ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी
जिस तरीके से वहां के रहने वाले लोगों का उत्पीड़न हो रहा है कि शायद पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग ही यह डिमांड करना शुरू करेंगे कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते, बल्कि हम भारत में जाना चाहते हैं, भारत के साथ मिलना चाहते हैं। फिल्म इंडस्ट्री की एक अभिनेत्री ने उस ट्वीट पर लिख दिया था, गलवान छोड़िए, अभिनेत्रियों की ट्वीट पर मैं क्या बोलूंगा, मैं नहीं बोल सकता। वापस अब गुजरात के मुद्दे पर आते हैं और सवाल ये, और उसके बाद क्या हुआ था वो भी तो देख लिया होगा आपने। जी, मतलब जानकारी आपको है? जी बिल्कुल। क्या हुआ था उसके बाद? नहीं, वो आप ही बतला देना, मैं नहीं बतला पाऊंगा। सर गुजरात पर आते हैं वापस। अगर विकास है, अगर आपने काम किया है, तो फिर ये बार बार विपक्षी पार्टियां पूछती हैं आपको ध्रुवीकरण वाले मुद्दों को उठाने की क्यों जरूरत है? यूनिफॉर्म सिविल कोड, जैसे चुनाव आता है मैनिफेस्टो में यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल पर कहाँ लाए सर? लेकिन उत्तराखंड में कमेटी बनी है। नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड ये जो है पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन का मुद्दा है, ध्रुवीकरण का मुद्दा है। यह तो भारत के संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में है। तो जो हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा है वही काम तो हम कर रहे हैं। तो यह पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन हो गया। बल्कि जिन लोगों ने नहीं किया वह सब सारे लोग पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो भी संविधान में कहा गया वही तो कर रही है। धारा 370 के बारे में भी भारत के संविधान में उल्लेख है। धीरे धीरे अपने आप समाप्त हो जाएगी घिसते घिसते, लेकिन उस काम को कर दिया। स्ट्रैटेजी समझ नहीं आ रही सर, राज्यों में क्यों? अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लाना है, क्या राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी सोच रही है? नहीं, राज्यों में करने दीजिए। राज्य भी बना सकते हैं कानून, तो राज्य कानून बना रहे हैं तो इस पर लोगों को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? मैनिफेस्टो राज्यों की भी अपनी स्वायत्तता है, उनकी भी अपनी ऑटोनॉमी है। मैनिफेस्टो में लिखा गया है एंटी रेडिकल सेल बनाएंगे, ये क्या है सर? नहीं, एंटी रेडिकल सेल, रेडिकलाइजेशन करने की जो भी कोशिश करेगा उसके खिलाफ जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। तो कैसे रेडिकल्स को कैसे पकड़ेंगे? एक तो आतंकी होते हैं, जैसे भी पकड़ना, आतंकी होते हैं, जैसे भी एक पकड़ना कट्टर होगा, रेडिकल्स को जैसे भी पकड़ना होगा, जैसी भी कार्रवाई कठोर से कठोर करनी होगी, उसमें हमारी सरकार पीछे नहीं रहेगी। तो कट्टरता की पहचान कैसे होगी सर? रेडिकल सेल्स कैसे काम हमारी करेंगे? डिक्शनरी में कहीं पर रेडिकलाइजेशन को कोई स्थान नहीं है। अगला जो एक और उसमें डाला गया है राइटर्स वाला, दंगाइयों वाला, यूपी वाला फॉर्मूला काम आ गया, बुलडोजर बाबा के नाम से हिट हो गए। तो अब इस कदम पर क्या बीजेपी चल पड़ी है कि जहां भी दंगे हो, दंगाई हो, आरोपी हो, सीधे उनकी प्रॉपर्टी पर को सीज किया जाएगा? देखिए, जो जहां पर भी राज्य सरकारें हैं, जो दंगा करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ जो भी आवश्यक कार्रवाई होती है, जैसी वहां परिस्थितियां होती हैं, जैसे हालात होते हैं, उसको देखते हुए वहां का जो मुख्यमंत्री होता है वो अपनी कार्रवाई करता है। यह आवश्यक नहीं है कि एक राज्य में जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है सभी राज्यों में उसी तरीके से हो। हर राज्य का अपना शासन चलाने का काम वो अलग अलग तरीके होते हैं उसके। अब आते हैं सर पार्टीज पर। आम आदमी पार्टी को आपने कहा कि वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, लेकिन दिल्ली हो, पंजाब हो, उन्होंने सरकार बनाई है। गोवा, उत्तराखंड फेल हुए, लेकिन दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाई है और जमीन पर खूब सारे रोड शोज हो रहे हैं। वराछा के वीडियो डाल रहे हैं, कह रहे हैं बहुत लोग उनकी रैलियों में आ रहे हैं। क्या एक फैक्टर नहीं हो सकता है? आपको नहीं लगता है कि आम आदमी पार्टी 27 साल का आपका शासन है, एंटी इनकम्बेंसी है, कई लोग परिवर्तन की सोच रहे हैं, क्या वो एक फैक्टर नहीं बन सकते हैं बड़े? क्योंकि देख लिया लोगों ने कि दिल्ली में भी जो कुछ भी कहा था वो कर नहीं पाए और पंजाब में भी जो कुछ भी कहा था वो कर नहीं पाए। पंजाब में तो हालत इतने बदतर हो गए हैं कि वहां कानून और व्यवस्था के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। और जिन लोगों ने वोट दिया था उनका भी यह कहना है कि हमसे बहुत बड़ी चूक हुई है। और आम आदमी पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है, यह भी बात लोगों के समझ में आ गई है। इसलिए गुजरात के साथ साथ देश के अन्य राज्यों में भी जहां भी चुनाव होंगे जनता इन्हें स्वीकार नहीं करेगी। तो फ्री बिजली का वादा तो यहाँ भी कर रहे हैं, फ्री बिजली वही वादा यहाँ भी कर रहे हैं, तो शायद उससे लोग ये हो जाए। पीएम ने कहा कि शॉर्टकट वाली पार्टी है। जनता को लोभ प्रलोभन देकर उनका समर्थन हासिल नहीं किया जा सकता। एक आरोप केजरीवाल जी लगाते हैं सर कि बीजेपी एजेंसियों का इस्तेमाल करा रही है, वीडियो पार्टी बन गई है, रोज एक वीडियो सुबह रिलीज। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, तो इसी प्रकार की आलतू फालतू बातें उनके द्वारा की जा रही हैं। कहां किस एजेंसी का प्रयोग हो रहा है वोट हासिल करने के लिए? जनता के किस व्यक्ति को उठाकर हमने जेल में बंद कर दिया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। सारे दोषी साबित होंगे कोर्ट में जब जितने भी उनके आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफ्तार किया गया। नहीं, क्या होगा कैसे होगा ये तो भविष्य के घर में है, हम उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते। लेकिन जानबूझकर किसी को परेशान किया जा रहा हो
यह काम, और यह नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार निर्देश देती है एजेंसियों को कि इनको गिरफ्तार करो, इनको जेल में डालो। जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी सूचनाएं एजेंसियों को प्राप्त होती हैं, उस आधार पर वो कार्रवाई करते हैं। कहीं उनको कामयाबी मिलती है, कहीं पर कामयाबी नहीं भी मिलती है। इस बात की कोई गारंटी नहीं कि कामयाबी मिल ही जाए, लेकिन हमारी सरकार निर्देश नहीं देती है किसी को परेशान करो, किसी के ऊपर छापे डालो, किसी को बिहाइंड बार करो। यह काम सरकार का नहीं है। एजेंसियां स्वयं इन सब सारे कामों पर, जहां से सूचना उनको प्राप्त होती है, जिसके बारे में वो अपना काम करती है। यही आरोप कांग्रेस पार्टी भी लगाती है, और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि वो जमीन पर, वो ज्यादा, राहुल गांधी एक ही बार आए हैं, लेकिन अलग अलग जगहों पर वो लोग डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, और उनका जो सौराष्ट्र है, जो कुछ ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर उनका एक वोट बैंक है, वो इंटैक्ट रहेगा। इस पर आपका क्या कहना है? वो करना है, वो भी पॉलिटिकल पार्टी है अपना। यदि कैंपेन करते हैं तो मुझे क्या आपत्ति होगी इस पर? हाँ, वो कैंपेन करें। राहुल गांधी यहाँ असर डाल पाएंगे क्या? मल्लिकार्जुन खड़गे मैग्नेट साबित हो पाएंगे यहाँ पर? कौन मैग्नेट है कांग्रेस पार्टी में, ये बतलाने की कोई जरूरत नहीं है। किसी का कोई असर नहीं है। यहाँ की गुजरात की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को अपना लिया है। भारतीय जनता पार्टी को अपनी पार्टी मानते हैं। नहीं तो 27 वर्षों से लगातार एक ही पार्टी की सरकार गुजरात में न होती। गुजरात की जनता ने मान लिया हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। 1989 में रिकॉर्ड बनाया था कांग्रेस पार्टी ने माधव सिंह सोलंकी के नेतृत्व में 149 का। बहुत पहले की बात कर रही हैं आप, सिंधु घाटी सभ्यता काल की बात कर रही हैं। आपको लग रहा है कि वो रिकॉर्ड भी टूटेगा? सारे रिकॉर्ड टूटेंगे इस बार के चुनाव में, मैं आश्वस्त हूं। पर काम क्या किया है सर? काम क्या किया है अंत में? काम क्या किया है जिसकी वजह से आपको लगता है कि गुजरात की जनता विकास किया है? हमारी प्रदेश की सरकार ने भी और हमारी केंद्र की सरकार ने भी गुड गवर्नेंस दी है, सुशासन दिया है। इस पर चुनाव हो रहा है। आपके पीछे डबल इंजन और साथ ही साथ जन सामान्य में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रति भरोसा पैदा किया है, विश्वास पैदा किया है। और आप ये कहेंगे कि भरोसा विश्वास कैसे पैदा किया? हमारा इलेक्शन मैनिफेस्टो उठाकर देखिए। जो कुछ भी हमने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में 1951 में जनसंघ के रूप में काम करते हुए कहा था, उसे भी हम आज पूरा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संयोग प्रयोग का जिक्र हमेशा गुजरात के कॉन्टेक्स्ट में होता है, लेकिन 8 दिसंबर का इंतजार रहेगा जब नतीजे आएंगे। रक्षा मंत्री जी, आपने तमाम सवालों के जवाब दिए। नतीजे स्पष्ट हैं, इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। आप मान के चलो, आप नतीजे स्पष्ट हैं। बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।